नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी ऐप और यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, उनकी आरक्षण व्यवस्था क्या होगी, वो किस किस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ठीक है, इससे अन्य वर्गों को क्या नुकसान होगा, इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैसे आपकी कुछ क्वेरीज थी, उसका समाधान है। तो आपकी पहले क्वेरीज क्या क्या थी उनको स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दिखाते हैं। पहला है सर एमई की वजह से ओबीसी की कट ऑफ अब आपने बताया था उससे भी ज़्यादा जाएगी क्या, प्लीज़ रिप्लाई। सेकंड है सर एमई कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों निश्चित ही ओबीसी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस पर भी पड़ सकता है हल्का फुल्का। ईडब्ल्यूएस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है नहीं। सर एमई की सीट कैसे काउंट होगी उसके बारे में कुछ बताइए सर, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट थी आपकी कि सर एमई से ओबीसी की पोस्ट के हुए नुकसान के बाद हम ओबीसी वाले कितने परसेंटेज तक सेफ है, प्लीज बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सर ये एमई की वजह से ओबीसी की कट ऑफ कितना प्रभाव पड़ेगा, यही है सर एमई कैटेगरी से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी कैटेगरी में एमई की सीटों को 12.5% के रूप में समान विभाजन करवाएं, ये भाई ने मैसेज करा था, जैसे एक्स सर्विसमैन का कर रखा है वैसे। सर जूनियर अकाउंटेंट में एमई की जो सीट है इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या पिछली बार भी हॉरिजॉन्टल ही था। दोस्त बिल्कुल रिचपाल जी, पिछली बार भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही था, वर्टिकल नहीं था। इनका लोकेशन कैसे हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको वीडियो में। क्या दूसरी कैटेगरी वालों को नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान तो होता है। क्या जितनी पोस्ट थी उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ या उससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा पहले चलते हैं आरक्षण व्यवस्था पे। आरक्षण व्यवस्था इसमें क्या अपनाई गई है, तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो आरक्षण व्यवस्था है ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, और नेक्स्ट है आपका आप जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसके लिए है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पद है 4911, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें मंत्रालय कर्मचारियों की 12.5% कोटा है, एलडीसी यूडीसी जो हैं उनके लिए तो 613 पोस्टें इनके लिए रिजर्व हैं। ऐसे ही वही 12.5% कोटा किसके लिए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो वही लगभग 608 पोस्ट किसके लिए हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। ऐसे ही दिव्यांगजन है उनके लिए 2% कोटा है, वो भी कितने हैं, 49 हैं। ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स वाले, उनके लिए 98 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में देखो ये क्षैतिज आरक्षण किस तरह होगा। अगर आप इन सीटों को पूरी को गिनते हो तो इनका टोटल कितना आएगा, 4911 आएगा। मतलब ये सीटें कहीं इनमें ही काउंट है, ये अलग से सीटें नहीं है जो ये 12.5%, 2%, 12.5 और 2, लगभग ये 30% का जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, वो इन्हीं सीटों में समाहित है। जैसे 12.5% भूतपूर्व सैनिकों की है, 12.5% मंत्रालय कर्मचारियों की है। समस्या क्या आ रही है, पहले ये भूतपूर्व सैनिक थे उनकी पोस्टें भी ऐसे ही इकजाई आती थी कि कितनी 12.5% कोटा है, टोटल पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों की इतनी है। इसके बाद में विरोध हुआ तो भूतपूर्व सैनिकों का अब क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, अब इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है। इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जरूर है लेकिन ये अपनी कैटेगरी में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मंत्रालय कर्मचारी हैं, क्लासिफिकेशन नहीं है। जब क्लासिफिकेशन नहीं है तो इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था अलग होती है। अब आप पूछ रहे थे कि सर इनका चयन कैसे होगा, तो इनका चयन ऐसे है जैसे मंत्रालय कर्मचारी हैं, और मंत्रालय कर्मचारी ये अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति के अगर मंत्रालय कर्मचारी 9 लग जाते हैं, 9 बॉयज लग जाते हैं, जनरल बॉयज अगर 9 लग जाते हैं तो ये सामान्य अनुसूचित जाति की सीटें हैं
545, तो ये कितनी रह जाएंगी, ये 536 रह जाएंगी, 9 पोस्ट कम हो जाएंगी। समझ में आ गया होगा आपके, उसी कैटेगरी की पोस्टें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे में प्रबल संभावना ये बनी हुई है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी पोस्टों पे थोड़ी संभावना ज़्यादा है प्रभाव पड़ने की, क्योंकि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनमें ज़्यादातर, जो मैं भी मेरे सराउंडिंग एरिया में देखता हूं, तो ओबीसी के कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है तैयारी करने वालों की, साथ ही उनके नंबर भी उच्च हैं। ऐसे में जो अन्य पिछड़ा वर्ग की 714 पोस्ट हैं, अगर उनमें से 300 छात्र भी एमई के रिजर्व कैटेगरी के अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ओबीसी सामान्य पुरुषों के लिए केवल 314 पोस्ट ही बचती है, जो कट ऑफ का दायरा थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये समस्या तो रहेगी, लेकिन आपको एक दूसरी कैटेगरी से फायदा होने वाला है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक में क्या है, भूतपूर्व सैनिक की ओबीसी की पोस्ट 127 हैं। ऐसे में क्या होगा, भूतपूर्व सैनिकों की समस्या यह है कि इनके लिए क्वालिफिकेशन करना आसान नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट है, छूट यह है कि इनको 5 से 10% तक छूट रहती है एक्स सर्विसमैन को। अपनी जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है उसने इनको 10% की रियायत दे रखी है, तो ऐसे में 40 में से 10 कम करते हैं तो 30% मार्क्स इनको लाने हैं। 30% दोनों में मिलकर आने हैं। किसी भी एक पेपर में अगर 25% आ जाते हैं तो इनका काम चल जाता है, लेकिन दोनों में मिलाकर कितने होने चाहिए, 30% होने चाहिए। ऐसे में 30% लाना इनके बस की बात नहीं रहेगी। अगर ऐसे देखो, कुछ पढ़ने वाले एक्स सर्विसमैन हैं उनके तो नंबर आएंगे, लेकिन सबके आना संभव नहीं है। जिससे क्या है, यहाँ पर जो 12.5% का कोटा है वो लगभग आप, मेरा जहाँ तक अनुमान है, 100 पोस्टों में सिमट जाएगा और आपके लिए 500 पोस्ट बच जाएंगी। ये 500 पोस्ट आपके वर्ग में ही समायोजित हो जाएंगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अगर ये भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो ये ऐसे में आपकी पोस्टों में ये जो कमी होगी वो कमी नहीं हो पाएगी, इनमें ही सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आपके उससे फायदा भी हो जाएगा, लेकिन ये मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनकी वजह से आरक्षण व्यवस्था प्रभावित तो जरूर होगी। ठीक है, तो ये इनका मंत्रालय कर्मचारियों का था। जैसे मान लो आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ये सामान्य महिला की सीटें हैं 49 ओबीसी। ठीक है, तो ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की हैं। ठीक है, एमबीसी की हैं, तो ऐसे मान लो एमबीसी की 3 महिला अगर एमई कोटे से लग गई, 3 महिला एमई कोटे से लग गई, तो ऐसे में यहाँ पर महिलाओं की सीट हैं उनमें से 3 कम हो जाएंगी और ये रिजर्वेशन कहाँ पहुँच, सीटें कितनी बच जाएंगी, 46 ही बचेंगी। ठीक है, तो इनको ये और संभावना पूरी है कि इनकी 613 पोस्टें ही पूरी फिल होंगी। ठीक है, तो ऐसे में इनसे व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। दूसरा, अगर मान लो इनकी कैटेगरी के 613 पूरे भर गए और बाद में भी ये रिजर्वेशन, जैसे मान लो एससी की कट ऑफ गई, 45% और एमए की कट ऑफ गई है आपके 47%। ऐसे में एमए की 47 है और एससी की 45 आ रही है, तो जो एमई कैंडिडेट है उसके अगर 45-46% बन रहे हैं तो वो अपनी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएगा। उसको जरूरी नहीं कि वो एमई कैटेगरी में ही रहे। बाद में अगर उसका एमई कैटेगरी में नहीं होता है और उसकी जो कास्ट रिजर्वेशन कर रखा है उसमें उसके दायरे में अगर वो आ रहा है तो वहाँ भी उसका चयन हो सकता है। ऐसे में आपकी जो ये आरक्षण व्यवस्था है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण व्यवस्था है, उससे ये पोस्टें प्रभावित होना स्वाभाविक है। देखो यहाँ पर 2%, यहाँ पर 12.5 कितने हो गए, 25 और 2 27 और ये 2 ये हो गया आपका 29। तो लगभग ये मान लो 30% इसी से ही बुक हो जाती है। बस्ती कितनी है, 70% बस्ती है जो सामान्य पुरुषों और महिलाओं के लिए रिजर्व है। साथ ही दोस्तों महिलाओं के लिए थोड़ा फायदा रहने वाला है। देखो ये विधवा कैटेगरी और परित्यक्ता कैटेगरी है, यहाँ भी विधवा और परित्यक्ता कैटेगरी है, यहाँ भी विधवा और परित्यक्ता कैटेगरी है।
यहाँ हर में विधवा और परित्यक्ता कैटेगरी है। ये महिला और विधवा क्या है, क्वालिफाई नहीं होने वाली। अगर ये क्वालिफाई नहीं होने वाली है तो ऐसे में मतलब सभी सीटें इनकी नहीं भरने वाली हैं। जब पिछली एग्जाम जो हमारे टाइम में हुई थी उसमें ही इनकी पूरी पोस्टें नहीं भर पाई थी, जबकि पेपर का लेवल आसान था। ऐसे में उस समय ही ये क्वालिफाई नहीं हो पाई। ठीक है, तो उस समय इनकी पोस्टों पे सब पे NA लिखा हुआ था, मतलब नॉट एलिजिबल ही नहीं थी मतलब पोस्ट के लिए। ऐसे में क्या है, ये पोस्टें उसी वर्ग की महिलाओं से भरी जाएंगी। जैसे मान लो ये 81 और 20 है, तो मतलब कितने हो गए, 201 पोस्ट है, सॉरी 101 पोस्ट है। 101 पोस्ट में से मान लो अगर 20 पोस्ट भर गई, कितनी भर गई, 20 पोस्ट भर गई, तो 81 81 पोस्ट की तरह बच जाएंगी, इधर ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे में इसका दायरा 300 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे में जो विधवा और परित्यक्ता है उनकी सीटें नहीं भरने से महिलाओं को फायदा होगा। भूतपूर्व सैनिकों की पोस्टें नहीं भरने से किसको फायदा होगा, पुरुषों के फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं समायोजन हो जाता है कमी का, लेकिन जो ME रिजर्वेशन है उससे प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, अब प्रभाव कितना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट अनुमान अपन नहीं लगा सकते, बाकी ये है इससे प्रभावित होंगे। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आया हो तो देखो, ये अनुसूचित क्षेत्र जो TSP एरिया है, TSP एरिया की लिस्ट है। TSP एरिया की जो पोस्ट हैं उसकी लिस्ट है। यह आपका TSP एरिया है, इसमें 79 पोस्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट की। ठीक है, इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है और नीचे इसका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। अगर इनको सबको ऐड करते हैं तो वो यही 799 आएगा। इसी आरक्षण के अंदर ये आरक्षण है, इन्हीं पोस्टों के अंदर ये आरक्षण है। इसमें देखो विकलांगों के लिए कितनी पोस्टें हो गई, 12 पोस्टें हो गई। ये 12 पोस्ट कोई भी विकलांग PH कैटेगरी का कहीं भी, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, ST का हो, अगर वो सिलेक्ट होता है उसी कैटेगरी में से 3 पोस्ट 4 पोस्ट, जैसे मान लो कोई जनरल के जो PH कैटेगरी के लोग हैं वो 5 सेलेक्ट हो जाते हैं। जनरल बॉयज है आपके पास, ये रहा, जनरल बॉयज की 5 सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर जनरल महिला, जनरल फीमेल है, से अगर 2 लड़कियां सेलेक्ट हो जाती हैं तो ये 29 है, तो 29 में से 27 रह जाएंगी, 2 सीटें सामान्य महिलाओं से चयनित हो जाएंगी। यही तरीका है। ऐसे ही ME का है, अगर इनका चयन होता है तो ये अपनी कैटेगरी की पोस्ट ही कवर करते हैं। OBC के अगर ME कैंडिडेट हैं तो वो OBC की पोस्टों पर काबिज होंगे, वहीं से उनकी पोस्टें माइनस हो जाएंगी। जैसे मान लो OBC के यहाँ पर 10 छात्र लगते हैं, 10 छात्र लगते हैं तो ठीक है, OBC की कट हो गया उस साइड में। ठीक है, जैसे मान लो ये अनुसूचित जाति का मान लेते हैं। अगर अनुसूचित जाति के 10 छात्र ME कैटेगरी से लगते हैं, 10 अगर पुरुष हैं तो 10 कम हो जाएंगे 88 में से। 10 कम होने से कितनी पोस्ट बच गई, 78। अन्य जनरल छात्र केवल 78 पोस्ट पर ही लग सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से 70 चयन हो गए ME कैटेगरी के, SC ST से क्या हो जाएगा, इसमें से 70 कम हो जाएंगी, 18 पोस्ट ही बचेंगी अनुसूचित जाति के लिए। ऐसे में अगर OBC, EWS, ठीक है, या SC ST किसी वर्ग के अगर ज़्यादा संख्या में ME कैंडिडेटों का चयन हो जाता है तो उनके जो पोस्ट हैं, ऊपर की उनकी पोस्ट हैं उनके वर्ग की, उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह थी आपकी जो समस्या थी उस आरक्षण व्यवस्था के बारे में। मेरे अनुमान से आपके सबके समझ में आ गया होगा। कुछ छात्र पूछ रहे थे सर ME कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। ME कैटेगरी की कट ऑफ है वो ज़्यादा ऐसे जाने वाली है नहीं, लगभग ME कैटेगरी कट ऑफ है वो आपके 43 से लेके 45% के आसपास ही रहेगी। ठीक है, ज़्यादा जाने वाले नहीं है। ज़्यादा कट ऑफ न जाने का कारण है कि ME के जो कैंडिडेट थे समय LDC पद पर लगे हुए थे, उन्होंने कई ऑफिस में ऐसे मिलते हैं, उन्होंने CET का फॉर्म ही नहीं भरा था। सर बोले हम तो CET का फॉर्म नहीं भरा, हमें क्या पता था ये जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम CET से लेंगे। ठीक है, जब वैकेंसी आई तब उन्हें पता चला कि ये तो CET के माध्यम से हो रही है, CET देते तो ही अपन इसके लिए पात्र होते। ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने CET की एग्जाम में नहीं दी थी, जबकि उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी।
थे, इंटेलिजेंट थे, दे पाए। ऐसे में कंपटीशन का लेवल थोड़ा एमई में भी कमज़ोर है। ज़्यादातर कंपटीशन को अगर देखते हैं तो ये जो शेखावाटी का इलाका, जयपुर, जोधपुर, इस क्षेत्र में थोड़ा सा एमई कैटेगरी के लोग ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। वहाँ से मेरे पास भी ज़्यादातर मैसेज आए, उनके थोड़े नंबर अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ नंबर ज़्यादा जाएंगी नहीं एमई कट ऑफ 44-44-45 के आसपास इर्द गिर्द रह जाएगी। ठीक है, कुछ छात्र कह रहे थे सर कट ऑफ में आपने जो कट ऑफ बताई थी उसमें कोई वेरिएशन आ सकता है क्या? देखो, एग्जैक्ट आंसर की तो एग्जैक्ट परसेंटेज का आकलन तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सबका अपना अपना मोटा मोटा अनुमान होता है। मैं मेरे अनुमान से मैंने बताई है। मैंने भी कई रिसर्च भी करी है, साथ में हमारे साथ के पूर्व चयनित छात्र छात्राएं थे, से भी इस मामले में डिस्कस करा, के आधार पर मैंने बताई थी। साथ में अगर वेरिएशन होता है तो वेरिएशन क्या है, जैसे एक तो आपके क्या है, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। तो डिलीट होने से क्या है, इस डिलीट होने से क्या होगा कि आपके नंबरों में थोड़ा सा इजाफा होगा। थोड़ा सा इजाफा होगा तो 1-2% नंबर आपके ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसे में जो आपका जो मार्जिन बताया था उसमें 1-2% का इजाफा हो सकता है मेरे अनुसार। लेकिन वो इजाफा उस इजाफे को आप कवर कर लोगे, आपके भी नंबर उसी रेशो में बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मान लो किसी पेपर में 150 क्वेश्चन थे और अब कितने हो गए, 145 क्वेश्चन रह गए, 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ऐसे में जो टोटल क्वेश्चन नंबर थे आपके 450, 450 में 145 का भाग देने पर जितने अंक आएंगे, जैसे मान लो 3.2 आ गए, ये एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। उस आप इंटू करोगे तो आपके कुल अंक आ जाएंगे। तो कुल अंकों का जो परसेंटेज होगा वो कहीं ना कहीं आपको 1-2% की ग्रोथ देकर जाएगा। तो यहाँ पर कोई समस्या विशेष आपके आने वाली नहीं है। कुछ आपके माइनस हो रखे थे पहले से, वो अब क्या हो जाएंगे, डिलीट होने से वो आपको माइनस नहीं दिखाएंगे, तो आपके और बढ़ेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और डॉक्यूमेंट संबंधी आपके बार बार वीडियो कमेंट्स आ रहे थे, सर ये सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, हल्की फुल्की त्रुटि है, उनका कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके पास 10, 12, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में आपके नाम वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सी के आपके RSCIT है उसमें चीज चलता है तो शपथ पत्र के माध्यम से चल जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपनी कॉलेज से लेना होगा, तो अंतिम शिक्षण संस्थान था वहाँ से लेना होगा। अगर आपने 12th के बाद में नॉलेज रहे हैं तो 12th से लेना होगा। ये करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास खो गया है, आपने कहीं कॉलेज में जमा करा दिया है, तो आपकी जो पुरानी कॉलेज थी वो वापस दे सकती है, पर इश्यू करा जा सकता है, ऐसी कोई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आरक्षण व्यवस्था के संबंध में वीडियो था।